हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका प्राचीन भारत का इतिहास का क्लास 4 चलेगा, जिसमें से आपको बताया जाएगा गुप्त वंश और हर्षवर्धन काल के बारे में। इससे पहले आपका 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने तीनों क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाइए चैनल पर देख लीजिए, या तो इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो आप लोग फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाइएगा, आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो एक का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, तो समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो ध्यान दीजिएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हरिसेन, याद रखिएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका एक और क्लास बचा हुआ है। उसके बाद सारे क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में आंसर के साथ पीडीएफ मिलेगा। तो दूसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, याद रखिएगा पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो श्रीगुप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो श्रीगुप्त है, याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में, गुप्त वंश का संस्थापक था, ध्यान में रखना है। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह भी याद रखना है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चीनी यात्री का फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे चौथे के लिए, सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो तीसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फायान का जो जन्म है, याद रखिएगा फायान का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान में हुआ था, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए आंसर करेंगे चौथे के लिए फटाफट से। चलिए तो याद रखिएगा चौथे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था, तो हरिसेन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, इसमें क्या है, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल का वर्णन है, ध्यान में रखना है। और हरिसेन कौन है, हरिसेन कौन है, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे। चलिए आंसर करेंगे 5 के लिए। तो 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी। चलिए फटाफट से 6 के लिए आंसर करेंगे। सारे प्रश्न को सही से पढ़िएगा, ऑप्शन को सही से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। अगर आपको टाइम कम मिल रहा है तो वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, फिर वीडियो को चलाना है। तो 6 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ए के साथ चला देगा, थानेश्वर से कन्नौज। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है तो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान में रखिएगा आर्यभट्ट और कालिदास जो है किस गुप्त शासक के दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे। सारे के सारे प्रश्न अच्छे लेवल के लिए गए, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ उसी प्रश्न को रखा गया, एक भी आपको फालतू प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गुप्तों के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। चलिए आंसर करेंगे 9 के लिए।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमार गुप्त के द्वारा। 9 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार प्रांत की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़गांव है नामक ग्राम के समीप है ये नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान में रखना है, इतना आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वानभट्ट निम्न में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? चलिए आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 10 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हर्षवर्धन। याद रखिएगा, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की ही रचना है। ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है कि हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट ही है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो 11 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हर्षवर्धन। ध्यान दीजिएगा, हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्नौज सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, कन्नौज सभा की जो अध्यक्षता है हुएनसांग ने की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 12 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 12 का जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस अभिलेख से सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 13 का बी के साथ चला जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरित। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बाणभट्ट है ये हर्ष के दरबारी कवि थे, ये भी ध्यान में रखना है। सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद रखना है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ये महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर करेंगे 15 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 15 का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो धर्मपाल है ये पाल वंश के संस्थापक थे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वराहमिहिर कौन है? चलिए फटाफट से 16 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कौन है? तो खगोलज्ञ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर करेंगे 17 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा 17 का सी के साथ, आर्यभट्ट। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्यभट्ट ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो 18 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 518 ईस्वी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अलवर संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? चलिए फटाफट आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है 19 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? आंसर करेंगे किसके लिए? चलिए तो इसका जो सही जवाब है 21 का आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बिहार। याद रखिएगा, बिहार राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 22 के लिए फटाफट से। चलिए
तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा रुपया का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 23 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 23 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट को बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। एहोल अभिलेख के अनुसार, ये भी ध्यान रखना है किस अभिलेख, तो एहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश के शासक ये जो पुलकेशिन है इसने क्या किया था, तो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे, को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ, क्या कन्नड़ काव्य के 3 कवि है, पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। ये भी ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रस्थित की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 25 का आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है, ये जो रवि कीर्ति है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान दरबारी कवि के रूप में नियुक्त है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा गुप्त। याद रखिएगा किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, तो गुप्त शासनकाल के दौरान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रस्थित के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 27 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो शिलालेख है हरिसेन द्वारा लिखित है, इसमें क्या है, समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन करता है ये शिलालेख, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। चलिए आंसर करेंगे 28 के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा तक्षशिला। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो तक्षशिला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? आंसर करेंगे 29 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 29 का ए के साथ चला जाएगा थलवईपुरम तांबे की प्लेटो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्या है, द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया है थलवईपुरम तांबे की प्लेटो से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर करेंगे 30 के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था? आंसर करेंगे 31 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 618। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको 617 भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो 617 या तो 618। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर करेंगे 32 के लिए। चलिए तो 32 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त राजवंश के तीसरे शासक थे, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? आंसर करेंगे 33 के लिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 33 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? तो महामेघ वाहन वंश से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्न शिलालेख में से किसमें पाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए
तो इसका जो राइट आंसर है 34 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था? आंसर करेंगे 35 के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आंसर करेंगे 36 के लिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, धर्मपाल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे 37 के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है 37 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, टीन। याद रखिएगा, पूर्व गुप्त काल में टीन वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। तो और ये ध्यान में रखना है कि गुप्त काल में सोना, चांदी, लोहा, सीसा और कांस्य जैसे धातुओं का निर्यात किया जाता था। ये भी ध्यान में रखना है, सभी धातुओं को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुएनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर करेंगे 38 के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है 38 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। फटाफट से आंसर करेंगे, कौन सा वो राज्य है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? तो वो कौन है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 39 का बी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे? आंसर करेंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित नाम से पुकारा जाता था? आंसर करेंगे, किस नाम से पुकारा जाता था गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को? तो इसका जो राइट आंसर है 41 का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, दिनारस यानी कि दिनार के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के अंतिम सम्राट खाली स्थान थे, कौन थे? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है, गुप्त वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हुएनसांग ने सम्राट खाली स्थान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चलिए 44 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, हर्ष यानी कि हर्षवर्धन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि खाली स्थान द्वारा संस्कृत में रचित है। चलिए 45 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वान्य भट्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में टोटल 45 प्रश्न ही थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय